आज हम चर्चा करेंगे राशियों के उन गुणों को लेके जो आमतौर पर ज्योतिष में जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब हम फलित का या होरा का पाठ पढ़ते हैं वहाँ पर इनकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे हम राशियों के उन नेचर को समझते हैं जो अ, फलित के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे हम राशियों का नेचर, उस जातक के नेचर को समझ पाते हैं। तो इसमें पहले आती हैं, हम उनको बहुत उसके बहुत सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एक हम सबसे पहले लेंगे फलदायी राशियाँ, जो जल्दी रिजल्ट देने वाली राशियां होती हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट की ये राशियां हैं, चार तीन राशियां जो जल्दी रिजल्ट देती हैं। मतलब जिन राशियों को इसलिए कहा जाता है, इनका जो नाम दिया गया है वो फलदायी राशियां बोला गया है। तो उसमें आती है कर्क, वृश्चिक और मीन। इसका कारण ये भी है क्योंकि ये राशियां जो है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और इमोशंस हैं। जैसे इमोशंस में जब भी आप किसी से इमोशनली जुड़े होंगे तो वहां पर आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन वाला ऐसी कनेक्टिव चीजें होती हैं। हाँ, तो आप इनको नोट करते रहिएगा, कर्क, वृश्चिक और मीन। और इसके पीछे उनके गुण जरूर लिख लीजिएगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्योतिष में किसी भी चीज का कारण जो है 5W1H बहुत जरूरी है। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ, ये सब चीजें आपको समझनी होंगी। जब तक आपके दिमाग में किसी की चीज के लिए, चाहे वो राशि हो, चाहे वो लग्न हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो नक्षत्र हो, उनके लिए जब तक आप इन चीजों के लिए अपने आप को, आपके मन में ये भाव नहीं आएगा, तो तब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो वाटर एलिमेंट ही क्यों, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आदमी किसी से इमोशनली जुड़ा होता है तो उसको जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे, जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको फलदायी राशियां कहा जाता है, जो जल्दी फल दे देती हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी आती है जिनको अर्ध फलदायी, मतलब हाफ टाइम फ्रेम में ये रिजल्ट देती हैं। इसमें है वृषभ, तुला, मकर और धनु राशि। और ये राशियां जो हैं ये आपको थोड़ा सा मिड फेज में आपको रिजल्ट देंगी, या उतना रिजल्ट जो जल्दी आपको वाटर एलिमेंट वाली दे रही हैं उतना नहीं देंगी, उतनी जल्दी नहीं देंगी। अब इस पे जो है 2 नंबर की राशि जिसको वृषभ राशि कहते हैं, वो पृथ्वी तत्व की है, स्थायित्व की राशि है। हम्म। 7 नंबर की जो है वो वायु तत्व की राशि है। फिर जो 9 नंबर है वो अग्नि तत्व की राशि है। और हम्म। जो 10 नंबर है मकर, वो भी जो है वो भी आपकी स्थायित्व, मतलब अर्धी एलिमेंट की है। हम्म। ठीक है, दो राशियां इसमें अर्धी एलिमेंट की है, एक है एरी और जो तीसरी है फायरी एलिमेंट की। हम्म। अब दो क्या है कि वृषभ है, जैसे क्या होता है कि जो वृषभ है वो थोड़ा सा उसका काम करने की प्रक्रिया थोड़ा स्लो होती है बैल की, और के कंपेयर में अगर चलने की बात हो तो जो वृश्चिक है या मीन है, तो हम्म। आप देखेंगे, या करके है, इनकी स्पीड आप देखेंगे आपको थोड़ा जल्दी मिलेगी, अपनी 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 क्षमता के अनुसार इसको बोला जाए। तो वृषभ क्या है कि थोड़ा स्लो होता है। ठीक, तुला जो है वो वहां पर क्या होता है कि बैलेंसिंग करने की कोशिश होता है, क्योंकि वो एरी एलिमेंट है। और जो धनु है वो फायरी एलिमेंट है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकती कि वो एक्सपेंशन या किसी चीज़ का जल्दी रिजल्ट दे देगा। और मकर में भी तकरीबन इसलिए क्योंकि वो भी स्थायित्व की है, मतलब अर्धी एलिमेंट की है, तो इसमें दो अर्धी में एलिमेंट की है, तो वो आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देगी। इसके बाद आती है एक आपकी बांझ राशि, जो जिनको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी जल्दी, मतलब इनके पास जल्दी प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे। जैसे उसमें मेष है, मिथुन है, कन्या है, सिंह है, ये चार राशियां आती हैं। इसमें मेष है जिनकी फर्टिलिटी कम है, मतलब बाजपन इसी को कहा जाता है कि फर्टिलिटी, जैसे हम भी कई बार कहते हैं कि ये बांझ हम्म। है, या इस प्रकार की वहाँ पर नॉन फर्टाइल चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें एक मेष आती है, मिथुन आती है, कन्या आती है, सिंह आती है। और इन सबके एलिमेंट अलग अलग हैं। इसमें दो अग्नि तत्व की हैं, और एक वायु तत्व की है, और एक पृथ्वी तत्व की है। कन्या पृथ्वी तत्व की है, और मिथुन जो है वायु तत्व की है, और मेष और सिंह जो है वो अग्नि तत्व के हैं। ये मतलब इनको जो मैंने आपको पहले बताया कि इनमें डिलीवरी सिस्टम थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली प्रोजेनी को लेके, पर लिमिटेड। और इसके अलावा एक और एक आती है। रिक्वेस्ट है हरीश जी, जो मिस्टर सुविनय जुड़े हुए हैं उनसे अगर आप रिक्वेस्ट कर पाए कि अपना माइक अगर ऑफ कर दें तो जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो नहीं आएगा। सुना है आपका,
बैकग्राउंड से कुछ आ रहा है सर। हाँ जी, ओके, थैंक इसको यू। इसको बंद कर दीजिए। या, थैंक यू, थैंक ये यू। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वजह से आ रहा हो, क्योंकि मैंने नहीं भी ये नहीं नहीं, इन्हीं की तरफ से आ रहा था। हाँ, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी भी क्लियर है, अभी क्लियर है, अच्छा, थैंक यू। हाँ हो गया। इसके अलावा मूक राशियां हैं, जो सभी जल तत्व की राशियां जो हैं वो भी मूक राशियां हैं, जो बहुत कम, जो कम बोलती हैं, जो इसीलिए उनको मूक राशियां कहा गया, क्योंकि आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सुना नहीं होगा कि कौन, ना केकड़ी की आवाज़ सुनी होगी, ना वृश्चिक की आवाज़ सुनी होगी, और ना ही आपने कभी मछली की आवाज़ सुनी होगी। तो इसलिए इनको मूक राशियों की श्रृंखला दी गई है, क्योंकि जो कम बोलने वाले, धीरे बोलने वाले, शांत होके बोलने वाले, या जिनकी टोन नहीं है, मतलब बहुत कम है जिनका वॉल्यूम बोलने का, तो ये 3 राशियां इसमें मूक राशियों में आती हैं, क्योंकि जल तत्व की राशियां हैं ये तीनों जल तत्व की राशियां हैं। और या इन राशियों को एक ये भी है कि इन राशियों को अगर शनिदेव या केतुदेव देख लें तो शायद हो सकता है कि बचपन में बोलने के लिए भी, क्योंकि अगर मान के चलिए दूसरे भाव में ये राशियां आ जाएं, 2, 8, 12, और या लग्न में भी हों और इनको शनिदेव और केतुदेव देख रहे हों, तो हो सकता है कि इनका बोलना और कम हो, या बचपन में देर से बोलने की शुरुआत हो, वो चाहे लग्न में हो या दूसरे भाव में हो, क्योंकि एक तो कम बोलती हैं ऑलरेडी, और उसके बाद इनके बोलने का जो, और क्योंकि शनिदेव क्या होता है कि चीज़ों को सिमटा देते हैं, वही केतुदेव का नेचर है, वो ठंडा कर देते हैं और वो उसको सिमटा देते हैं, इसलिए डिटैचमेंट के कारक हमेशा बताए जाते हैं केतुदेव को। तो ये मूक राशियां जो हैं ये 4, 8, 12 हैं। और अगर कहीं पर बुध भी अफ्लेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वाणी के कारक हैं बुधदेव, तो अगर वो भी अफ्लेक्शन में आती हैं और इन राशियों में अगर बैठे होते हैं, तो और शनिदेव और केतुदेव की नज़र या दृष्टि पड़ती है या साथ बैठे हों, तो वहां पर इनको बोलने में दिक्कत आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में, जिन एक आमतौर पर मानते हैं कि 3 साल 2.5 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे मुंह खोलना शुरू करता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल तक मुंह नहीं खोलते हैं। तो उनके चार्ट में आप देखेंगे अक्सर आपको ये कॉम्बिनेशन जरूर दिखेगा, मूक राशि का कॉम्बिनेशन, एफ्लेक्शन का, मतलब जो दृष्टियां हैं ग्रहों की, चाहे केतुदेव हो चाहे शनिदेव हो या बुधदेव हो, बैठे हो सेकंड हाउस में और एफ्लेक्शन हो वहां पर, तो वहां पर ये चीजें आपको दिखेंगी। इसके अलावा है वाग राशियां, जो बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं, और ये जो तीनों राशियां हैं ये आपकी वायु तत्व की ही राशियां हैं, क्योंकि वायु जो है हमारा थॉट प्रोसेस, वायु को आप जब भी कभी किसी चीज पर आप देखेंगे, वो थॉट प्रोसेस हमारा, हम कितना सोचते हैं, किस तरह का सोच सकते हैं। तो इसीलिए जो बुद्ध है ना, जिसको मार्केटिंग का, जिसको सेल्स का कारक माना जाता है, इसको कम्युनिकेशन का कारक माना इसीलिए, क्योंकि आपने सेल्स में देखा होगा कि बेचना होता है, किसी चीज को बेचना होता है, वो कम्युनिकेशन के जरिए। कितनी जल्दी चीजों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये बुद्ध से बेहतर कोई नहीं जानता, या मिथुन राशि या कन्या राशि से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन के कारक है। जो कम्युनिकेशन है वो कितना स्ट्रांग होगा, वही सेल्स में काम आता है। तो इसलिए वाग राशियों में 3, 7, 11, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि, और क्योंकि तुला राशि 7 नंबर आपने बिजनेस से रिलेटेड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, पार्टनर से, अगर मान के चलिए पति पत्नी आपस में बात भी नहीं करेंगे, तो आप समझे कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा दोनों में। पत्नी पति के बारे में कुछ सोचेगी और पत्नी पति के बारे में कुछ सोचेगा, तो वहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन खराब होगा, तो उससे उनको ड्रॉबैक्स होंगे लाइफ में। तो ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है, क्योंकि व्यापार है। और 11 नंबर की राशि जो कुंभ राशि है, उसमें भी क्योंकि वायु तत्व की राशि है, और वहां पर क्या है कि आप नेटवर्किंग करते हैं, तो आदमी नेटवर्किंग वही कर सकता है जो बोलना जानता हो, जो लोगों को बताना जानता हो, जो लोगों को समझाना जानता हो, अपनी चीजों को कम्युनिकेट करता हो। तो इसलिए इनको वाक राशियां कहा गया है, मतलब मीठी बातें करना, बातूनी है। और अगर इनको, इन राशियों को अगर शुक्र और मंगल देख रहे, शुक्र देख लें तो और ज्यादा, और बुध भी देख लें इनको अगर इन राशियों पे, क्योंकि बुध भी उनके राशि के लॉर्ड हैं, और वो भी देख लें इनको, तो या बैठे हो इन राशियों में, और तीसरा भाव हो, वाणी भाव हो, 3 नंबर का भाव हो, तो वहां पर आप देखेंगे मीठा बहुत बोलेंगे। चीजों को, किसी चीज को कितना लंबा खींचना है, किसी बात को, मतलब एक लाइन दे दीजिए और पूरी कहानी बना देंगे। तो ये इन राशियों की खास बात होती है, जिसको वाक राशि कहते हैं। अगर मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी इन पर, तो ये मंगल पड़ेगी तो तेज बोलने वाले होंगे, ठीक है, आक्रामक तरीके से बोलने वाले होंगे। गुरु होंगे तो ज्ञानी की तरह बोलने वाले हो जाएंगे। सूर्य और मंगल की तकरीबन एक जैसी होगी, शुक्र और चंद्रमा का भी तकरीबन एक जैसा होगा, क्योंकि मीठी बातें,
इमोशनल होके बात करना, चीज़ों को कम्युनिकेट तरीके से सामने वाला उनके इमोशंस वाली चीज़ों में आ जाए। ठीक है, गुरु है तो ज्ञान से जुड़ी बातें जरूर करेंगे। तो ये अगर गुरु इनको बैठे हैं या देख रहे हैं इन राशियों में, तो इस तरह का इनका नेचर मिलेगा। और मान के चलिए किसी की लग्न है, 11 नंबर की लग्न है, वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो वो ज्ञान से जुड़ी बातें जरूर करेगा, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ज्ञान से जुड़ी बातें जरूर आएंगी, वो ज्ञान वाला पार्ट उनके लाइफ में आएगा और वो हद से ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बताएंगे। और वैसे भी गुरु जब लग्न में होता है तो एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि आदमी के अंदर एक ईगो भी होता है। तो क्योंकि गुरु जो है फायरिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वहाँ पर 2 नंबर की राशि जो होती है, गुरु उसके लॉर्ड होते हैं, और गुरु जो है ब्राह्मण के कारक भी हैं, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं पर ज्ञान देंगे, ज्ञान से जुड़ी चीज़ें देंगे। तो ये भी इन राशियों में आता है। उग्र राशि जो है उसमें मेष, मकर और सिंह भी आती हैं, क्योंकि ये उग्र राशियां हैं। मकर कभी भी अटैक कर सकता है क्योंकि जानवर नेचर है, और मेष भी अटैक कर सकता है कभी, क्योंकि उसका नेचर एग्रेसिव है, क्योंकि मंगल लॉर्ड है। और सिंह का आप जानते ही हैं क्योंकि शेर है, तो उसके स्वामी जो है वो सूर्य देवता हैं। तो वो कहीं ना कहीं पर जो शेर से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पर उसके उनमें आ जाएंगी। अब इसमें मानवीय राशियां हैं जो बहुत सिंपल है, मतलब जो बहुत आक्रामक नहीं होती हैं। उसमें मिथुन है, कन्या है, कुंभ है, धनु है, इनको मानवीय राशि में लिया जाता है, जो लोगों को एक अच्छा नोबल टाइप की चीज़ें हैं, या लोगों का भला करने की चीज़ें, ये भी इनकी राशियों में मिलेंगी आपको। उसके अलावा है ड्यूल नेचर की राशियां, जिसमें युग्म राशियां कहते हैं। उसमें मिथुन, धनु और मीन, जितने में 3, 6, 3, 9 और 12 वाली, इसमें इन्होंने कन्या को नहीं ले रखा है, जबकि कन्या भी जो है वो ड्यूल है। वहां पर भी कन्याओं वाले में क्योंकि उसमें कोई ड्यूलिटी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वो कन्या जो है वो एक समुद्र में, मैंने आपसे सिंबल वगैरह के लिए कहा था कि आप सिंबल वगैरह देखिए। आप लोगों ने देखा, किसी ने? आप लोगों से पूछ रहा हूं, अनादि विधि सुना है? नहीं, लेकिन इस बार से कंफर्म, कल आपको मैं आंसर दूंगी पक्का। चलिए ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा राशियों के सिंबल को लेके, आप देखिएगा उसको। ओके ओके, तो वहां पर थैंक जो यू। लड़की है वो तालाब उसमें नाव में है, तो वहां पर वो उसका कोई ड्यूलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ मिथुन में क्या है कि वहां पर 2 कन्याएं हैं, धनु में क्या है कि घोड़े के ऊपर आदमी है, और मीन में 2 मछलियां हैं जो हम्म एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक का एक तरफ मुंह, एक तरफ पूंछ है, तो हम्म इनको युग्म राशियों में है। जो राशियां जो हैं, एक ये पार्ट मैं आपको ऐसे बता देता हूं, इसको लिखिएगा मत। बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जो कम समय में उदित होती हैं, वो उनका जो टाइम होता है वो 2 घंटे, क्योंकि लग्न आप जानते हैं, हर एक राशि जो लग्न में जो भी होगी वो हर 2 घंटे में उदय होगी। हम्म तो उसमें जो मकर से मिथुन तक, मतलब 10वीं राशि से लेके, अगर आप चार्ट को घुमाएंगी, मतलब यूं करके, तो उसमें जो है मकर से मिथुन तक की जो राशियां जो उदित होंगी वो होंगी आपकी 2 घंटे वाली। और जो नॉर्दर्न जोन में, मतलब ये सदर्न जोन का है, और जो नॉर्दर्न जोन में है वहां पर कन्या, तुला, कर्क, सिंह, वृश्चिक, ये 2.25 घंटे की। अब इसमें जो है मकर से इसको अगर आप मिथुन से मकर की तरफ जाएं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपने जैसे सुना होगा ना कि कर्क से आपने गोल के बारे में सुना ना, जो सर ने पढ़ाया था। हम्म हम्म तो वो क्या होता है, वो आपके कर्क से स्टार्ट होता है गोल, ठीक है। और जो यान होता है वो उत्तरायण जो होता है वो मकर से होता है और कर्क तक, और फिर कर्क से आगे हो जाता है। तो इनका भी तकरीबन वैसे ही है, इन राशियों का भी उदय का वही कारण है कि जो गर्मी के दिनों में है वहां पर जो राशियां हैं वो जल्दी, उनका दिन का समय जो होता है वो थोड़ा सा फैला होता है, तो वहां पर 2.25 घंटे की उदित होती हैं। और जो उत्तर वाला पार्ट होता है वहां पर इनका
वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, वो 2 घंटे में उदित होती हैं। तो ये जैसे ना जब बाद में प्रिडिक्शन वाले पार्ट में आऊँगा तब मैं आपको समझाऊंगा इसका कि ये 2 घंटे और 2.25 घंटे का क्या डिफरेंस है। तो आज अभी राशियों का जो ये वाला पार्ट है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, खाली लिखने के लिए, क्योंकि आपको इनकी सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रहों को लेके, क्योंकि हम भाव पढ़ चुके हैं, राशि पढ़ चुके हैं, और जो तीसरा पड़ाव है हम लोगों का वो आएगा ग्रहों को लेके, क्योंकि ग्रह जो हैं वो एक तरह से ड्राइवर हैं किसी भी घटना के लिए, या किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव घटना के लिए अगर कोई है तो वो ड्राइवर है जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा या खराब रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि आपको गाड़ी मिल गई, आपको रास्ता मिल गया, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं होगा तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जहां तक आपका डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो इसलिए ग्रहों को, क्योंकि ग्रह एक तरह ड्राइवर है, एक्टिवेशन करते हैं, वो आपको एक्टिवेट करेंगे, वो आपको इवेंट देंगे, क्योंकि माहौल सब कुछ है, गाड़ी भी है आपके पास, रास्ता भी है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो ऐसी स्थिति ग्रहों को लेके और भाव और राशि को लेके भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रह को लेके। तो चंद्र ग्रह के, चंद्र के जो चंद्रमा है वो एक तो उनका जो नेचर है वो इमोशंस का है। चंद्रमा जो है हीलिंग है, चंद्रमा स्त्री तत्व है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा का नेचर है सौम्य है। जो हर ग्रह का अलग अलग नेचर है, उसमें चंद्रमा का नेचर जो है वो सौम्यता है। चंद्रमा का के अंदर एक बचपना भी है, क्योंकि मन है हमारा और वो बार बार इधर से उधर उधर से इधर भटकेगा। और सबसे तेज चलने वाला जो अगर कोई ग्रह है तो वो है चंद्रमा, सबसे ज्यादा तेज चलता है, 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। और हमारा मन एक पल सेकंड में किसी भी देश के कोने से, विदेश के कोने से, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। तो क्या है, चंचलता है, अनस्टेबिलिटी है। चंद्रमा जहां पर भी बैठेंगे वहां कहीं ना कहीं पर आपको बहुत सारी ऐसे इवेंट देंगे जो अनस्टेबल टाइप की चीजें होंगी, जिसमें आप फोकस नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर चंद्रमा खराब है तो फिर तो ये मान के चलिए कि आपका काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और चंद्रमा बहुत अच्छा है तो काम में मन लगेगा, लेकिन क्या होगा, उस काम के साथ साथ आपके बहुत सारे थॉट्स आप काम को लेके आएंगे कि मुझे ये भी करना चाहिए। और चंद्रमा जो हमारे जो है इमोशंस भी है, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है, हम किसी काम को लेके कितनी नई चीजें डिलीवर कर सकते हैं, वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा क्या है, मीठी बात करने वाला आदमी है, दोस्ती निभाने वाला है। चंद्रमा को इसीलिए हीलर कहा जाता है कि चंद्रमा जहां पर भी रहेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को हील करेंगे, दवाओं के कारक हैं, तो इसीलिए वो हीलर भी हैं। अमृत बरसाते हैं इसलिए उनको हीलर कहा जाता है। अमृत तो आप जानते ही हैं, या तो राहु केतु मिला या देवताओं को मिला है, ठीक है। माँ लक्ष्मी के मतलब शंख को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो शंख जो है माँ लक्ष्मी के भाई हैं। चंद्रमा की खास बात है कि चंद्रमा जिस प्रकार हमारा मूड स्विंग करता है, वैसे ही चंद्रमा घटता बढ़ता भी है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इसीलिए आते हैं। हम जब कुंडली देखेंगे तो वहां हमको देखना बहुत जरूरी होगा कि चंद्रमा कितना बली है। शुक्ल पक्ष का मतलब या कृष्ण पक्ष का मतलब यह नहीं कि चंद्रमा बली होगा, या शुक्ल पक्ष का मतलब यह है कि चंद्रमा यहाँ कमजोर होंगे। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेके बहुत सारी धारणाएं उसमें, कोई षष्ठी कहता है, कोई एकादशी से कहता है। षष्ठी से माना जाता है क्योंकि 12 दिन का टाइम फ्रेम 15 दिन का टाइम फ्रेम होता है चंद्रमा का। एक पक्ष में 15 होते हैं, इसीलिए उनको शुक्ल पक्ष के षष्ठी से कहा है, क्योंकि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो जो षष्ठी होती है छठे दिन के बाद, वहां से चंद्रमा वैसे तो राइजिंग प्रतिपदा के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन छठे दिन का मतलब है कि वो तकरीबन उन्होंने ये मान के चलिए कि 3 राशियां उन्होंने पार कर ली हैं, 2.25 के हिसाब से करीब 2.5 के आसपास। तो वो अपवर्ड मूव करने लगते हैं। तो इसलिए षष्ठी से, शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक कहा जाता है कि चंद्रमा बली होते हैं। और चंद्रमा हमारे वात और कफ, जिसका चंद्रमा खराब होगा उनको वात और कफ की बहुत समस्या होगी। चंद्रमा चांदी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे छाती वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए जिसका चंद्रमा फ्लेक्शन में आता है, राहु या शनिदेव के रक्षण में आता है, उनको चेस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो एक बार आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि चंद्रमा बहुत अफेक्टेड है, 8वें भाव में है,
तो कहीं ना कहीं पर उनको कैंसर से जुड़ी समस्याएं जोड़ देती थी अगर शनिदेव के अफ्लेक्शन में या शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग बीमारी देते हैं। तो चंद्रमा और जिस प्रकार शुक्रदेव रस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी रस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, लेकिन ये रस जो है फलों के रस को है। शुक्र जो है वो गन्ना या शराब जैसे जो चीजें होती हैं, हाई स्टैंडर्ड की जो वाइन्स होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा हमारे तालाब, नदी, इसीलिए फोर्थ हाउस कहा जाता है कि अगर फोर्थ हाउस आप देखेंगे तो उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं तालाब, जिसका फोर्थ हाउस अच्छा होता है, घर के आसपास तालाब, नदी, पोखरें, इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। इसलिए चौथे भाव को ये भी कहा जाता है, अगर आपको किसी ने कहा कि उनकी कोई चीज तालाब में गिर गई है, खो गई है, तो आप चौथे भाव को जोड़ देखेंगे उस पर। तो चंद्रमा के ये बेसिक कारक हैं। और चंद्रमा की एक और चीज है कि चंद्रमा आपको जो है वो जल्दी रिजल्ट देंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर है वो जल्दी रिजल्ट देने का है। तो जैसे हीलिंग है तो जल्दी हीलिंग कर देंगे। तो ये एक चंद्रमा के बेसिक है। और चंद्रमा इसके अलावा दूध, सफेद उत्पाद जितने भी हैं वो चंद्रमा के डोमेन में आते हैं। दूध है, दही है, हमारे ज्वेलरी है, मोती, इसीलिए चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि किसी का चंद्रमा कमजोर है तो उसकी मोती उसको पहनाई जाए, चांदी पहनाई जाए। ये चंद्रमा के जो एलिमेंट्स हैं जो चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों का चंद्रमा अष्टम में गया होता है उनको कई तरह को, वैसे अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस या उनको जो सोचने का तरीका होता है या किसी चीज को इंटरप्रेट करने का तरीका होता है, तो वहां पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, इसीलिए उनको चांदी पहनाई जाती है। क्योंकि कोई भी जो पावर है हमारे दिल से भी आती है, हमारे मन से भी आती है, हमारी विल पावर, हमारे दिल में कितना किसी के प्रति मतलब वो विल पावर जो हमारी है वो है दिल में कि हाँ काम करेंगे, जोश है, जज्बा है, तो वो भी चंद्रमा के जरिए देखा जाता है। चंद्रमा को केमिकल भी कहा जाता है, चंद्रमा को मतलब ट्रेडर कहा जाता है। जैसे बुद्ध को 100% ट्रेडर कहा जाता है, चंद्रमा को हाफ ट्रेडर कहा जाता है। वो आधा ही वैस उनकी प्रवृत्ति है। और जो खाने की जो नमकीन चीजें जिनमें टेस्ट आता है आपको, तो ये चंद्रमा खाने के भी कारक हैं, पानी के कारक हैं, खाने के कारक हैं। तो जो जिन चीजों में टेस्ट आता है वो भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि चेंज, मतलब चीजों को चेंज, बार बार चीजों को चेंज करने वाली जो चीजें आएंगी वो चंद्रमा आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा हस्त, श्रवण, रोहिणी जो नक्षत्र है, 3 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र हैं। रोहिणी पहले आता है, फिर हस्त आता है, फिर श्रवण आता है। ये 3 नक्षत्र हैं। जब हम नक्षत्रों की सीरीज में जाएंगे तब जाके हम नक्षत्रों पे बात करेंगे। चंद्रमा माँ के कारक हैं, जिनके 4th हाउस में अक्सर केतु बैठ जाते हैं या 4 नंबर की राशि होगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी माता को या तो कोई प्रॉब्लम आई होगी, हेल्थ इश्यूज आए होंगे, या माँ से दूर चले गए होंगे, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। और कहीं ना कहीं पर उनका उन सुखों से, मतलब जैसे किसी ने, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का भी, चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपना घर बना लिया लेकिन उस घर में नहीं रह रहे हैं, तो सुखों से वंचित। घर का सुख का मतलब ये होता है कि जिस घर को आपने बनाया उस घर में रहें। आपने दिल्ली में मकान बनाया, लखनऊ में मकान बनाया, बॉम्बे में जॉब कर रहे हैं, ये घर का सुख नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दिखेगा आपको। तो ये चंद्रमा के गुण आपको अक्सर देखने के मिलेंगे। इसके अलावा आते हैं मंगल। मंगल जो है वो हाँ, चंद्रमा के पास कर्क राशि है और चंद्रमा को रानी भी कहा जाता है। चंद्रमा एक तरह से जैसे कहा ना कि प्रेम संबंधों को बहुत उजागर करते हैं, तो चंद्रमा वाले जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके 7वें हाउस में चंद्रमा बैठे हों, तो कहीं ना कहीं किसी स्त्री के जरिए या किसी माता के जरिए या किसी बहन के जरिए, सास के जरिए उनकी लाइफ में मैरिज इशूज आती हैं। कहीं ना कहीं पर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो औरत कोई ना कोई समस्या वहाँ पर क्रिएट करती है।
ये चंद्रमा के बेसिक गुण हैं, और जैसे आगे पढ़ते रहेंगे आगे मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें बताता रहूँगा। इसके अलावा हम मंगल पर आते हैं। चंद्रमा मतलब जैसे आपको बताया हमारे चेस्ट वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मंगल वाले जो है, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, और मंगल के पास दो राशियों का प्रभुत्व है, एक है मेष और दूसरा वृश्चिक है, और दोनों राशियों में वो मंगल का अलग अलग नेचर आ जाता है। मेष में वहाँ जहाँ वो जितने एग्रेसिव है, वहीं वो वृश्चिक में थोड़ा सा नॉर्मल है, सामान्य है, इमोशंस हैं उनके वहाँ पर। और मंगल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होना मंगल का सबसे नकारात्मक प्रभाव है। आग है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जिस प्रकार से चीज़ों को जला देती है, वैसे मंगल का गुस्सा भी जला देता है। और मंगल का जो सबसे बड़ा काम है वो है रूल्स को फॉलो करना। हमारे जो पुलिस वाले हैं, वो आर्मी वाले हैं, वो आप मंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य उनसे हायर अथॉरिटीज़ को, तभी कहा जाता है कि जो राजनीति है उसमें सूर्य और राहु का बड़ा रोल रहता है। जिनका ये दोनों प्लैनेट अच्छे होते हैं तो वो राजनीति में अच्छा काम करते हैं। तो आपने देखा होगा अगर मुख्यमंत्री है तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंडर में आईपीएस भी काम करते हैं, आईएएस भी काम करते हैं। तो मंगल जो है वो ऑर्डर फॉलो करता है। मंगल का जो सबसे नकारात्मक पहलू यही है कि मंगल के अंदर पेशेंस नहीं है। जैसे चंद्रमा के वाले, जो चंद्रमा राशि वाले होंगे उनके अंदर पेशेंस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थायित्व आप चीज़ों को देख लेंगे। मन भटकेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं तो वो अपने चीज़ों को कहीं पर थाम के रख देंगे, बैक फुट पर आ जाएंगे। लेकिन मंगल राशि, मंगल जो जिनका मंगल पर परमानेंट होगा, वो कहीं नहीं बैक फुट पाएंगे। मंगल को इसीलिए आक्रामक बोला जाता है कि वो तुरंत डिसीजन लेने वाले हैं। उनके लिए कोई सही या गलत का ऐसा कोई पैरामीटर नहीं। उनको ये होता है कि हमको ये चीज़ सीखनी है, हमको ये आदेश मिला है, इसको फॉलो करना है। ये मंगल का सबसे बड़ा कारक है। मंगल जो जिनका मंगल बहुत अच्छा होता है, केतु के साथ एफ्लेक्शन में होते हैं या केतु के साथ पॉजिटिव में होते हैं, वो लोग डॉक्टर बहुत बनते हैं। मंगल मारपीट का कारक है, मंगल जलाने का कारक है। अगर हम देखें तो हमारा जो बायां कान आता है वो मंगल के जुरिडिक्शन में आता है। तो गुरु का भी है कान, लेकिन मंगल को भी उस कान का कारक माना जाता है। हमारा जो मूलाधार है उसके जो स्वामी हैं, मतलब स्वामी है मंगल है, देवता है गणेश जी। तो इसलिए मूलाधार मजबूत हो किसी इंसान का तो तभी वो आदमी उसकी विल पावर मजबूत होगी। मंगल हमारे चोट और घाव, मतलब आप ये समझिए कि किसी को चोट लगती किसी बच्चे को, तो उसमें कहीं ना कहीं पर मंगल की भूमिका जरूर होती है। डॉक्टर बनने का बड़ा कॉम्बिनेशन है, कुख्यात अपराधी बनने का कॉम्बिनेशन मंगल और केतु का है। मंगल और केतु अगर किसी भाव में है, जैसे मान के चले 3rd हाउस में है या 10th हाउस में है या आपके 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसी चीज़ आपको देखिए कि उनको करंट लगता होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को हाथ से करंट लगता है किसी चीज़ की छू ले, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल और केतु का प्रभाव होता है। यही मंगल केतु लोगों को डॉक्टर भी बनाते हैं। चार्ट में या लग्न कुंडली में या नवमास कुंडली में या चंद्र कुंडली में कहीं ना कहीं पर मंगल केतु का कोई कॉम्बिनेशन होगा, तभी आदमी डॉक्टर बनता है। ये पॉजिटिव वे में है। अगर वही मंगल केतु राहु से नहीं, उससे शनिदेव से प्रभावित हों, राहु से भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मंगल केतु बैठे हैं तो केतु राहु कहीं ना कहीं इनको 7वीं दृष्टि देख रहे होंगे, 180 डिग्री पे होते हैं। तो वहां पर भी वो अपराधी जितने भी हैं, जितने भी जो बड़े अपराधी मिलेंगे आपको, उनका मंगल केतु कहीं ना कहीं राहु या शनिदेव के उसमें अफेक्शन में आ जाता है। तो मंगल जो है वो भाई का कारक भी है। अगर तीसरे भाव मंगल है तो तीसरे भाव में मंगल या केतु होते हैं तो छोटे भाई बहन आमतौर पर नहीं होते हैं। मंगल हमारे भाई बहनों के कारक भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको मंगल अगर अच्छा करना है तो अपने भाइयों से अच्छे संबंध बनाइए। आप मंगल को मजबूत करने का और है कि आप पुलिस वालों के, जिसका मंगल कमजोर हो तो वो पुलिस वालों के साथ अगर बैठता है या पुलिस वालों से दोस्ती करता है तो उसका मंगल मजबूत हो। पुलिस का मतलब है जो वर्दी पहने हुए हैं, आर्मी के लोग हो सकते हैं, उसमें पुलिस के लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो ऑफिशियली वर्दी पहनते हैं अथॉरिटी में, मतलब कोई सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्राइवेट कोई सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की बात नहीं आएगी उस पर, उसमें आएंगे जो अथॉरिटी वाले हैं। तो वो उनके लिए अगर किसी का मंगल कमजोर है तो वो उन चीज़ों को उस कॉम्बिनेशन लेता है, तो वहाँ पर मंगल की चीज़ें कॉम्बिनेशन बनेंगी।
मंगल लॉजिक, मंगल जो है वो लॉजिक, मंगल को हमेशा लॉजिक चाहिए। तो आप सब लोग होंगे नहीं होंगे, एक बार मैंने सर से सवाल पूछा था तो उन्होंने पूछा था कि मंगल कहाँ है मेरा, क्योंकि मंगल को हमेशा तर्क चाहिए। उसको कोई भी काम करने से पहले, किसी चीज़ से पहले, और जिनका मंगल बहुत अच्छा है उनकी मैथ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो लॉजिकली सोच लेते हैं। उनको लॉजिक चाहिए किसी चीज़ के लिए। काम करना ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन ये बताइए कि लॉजिक दे दीजिए इसके पीछे मुझको। आपने कहा कि मुझे हर जगह नहीं जाना है, तो क्यों नहीं जाना, आप मुझे पहले बता दीजिए कि रास्ते में कहीं बैरिकेडिंग है, कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, या कुछ ऐसा लॉजिक आप दे देंगे वो शांत हो जाएगा। तो मंगल को लॉजिक भी चाहिए। मंगल में, मंगल का मतलब है कि जैसे हमारे जिनके मंगल कमजोर कमजोर होता है, या फर्स्ट हाउस में एफ्लेक्शन में होता है, तो उनको दांतों के मसूड़ों की भी समस्या होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को मंगल मजबूत करना है तो नीम के पेड़ लगाइए, नीम की पत्ती खाइए। मंगल का जो रिप्रेजेंटेटिव है पेड़ के तौर पे वो नीम है, तो इसलिए नीम का उपयोग करके आप अपने मसूड़ों को भी मजबूत कर लेते हैं। तो मंगल उसका भी एक कारक है, वो रेमेडी के तौर पे है। और मंगल के लिए क्या है कि कहीं पर भी कोई भी सत्ता के अगेंस्ट कोई मूवमेंट हो रहा होगा तो मंगल उसका सबसे बड़ा कारक होगा। आंदोलन करना, एजिटेशन करना, प्रदर्शन करना, क्योंकि आक्रामकता है किसी भी आदमी या किसी भी संस्थान या किसी संस्था या किसी के प्रति, वो आक्रामक चीजें जो आती है वो मंगल से ही आती हैं। और अगर ये मेष का मंगल होगा तो और ज्यादा होगा। वृश्चिक का मंगल शायद उतना उस तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मेष का मंगल होगा वो करेगा कहीं ना कहीं पर। अच्छा, पूरे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी हरीश जी यहाँ पर, कि जैसे आपने अभी प्रीवियस ही बताया कि मंगल अगर अच्छा होगा या मंगल अगर खराब होगा, तो ये चीज हम कैसे, क्या उच्च और नीच इस तरह से हाँ, देखा मंगल जाता अपने है नीच या? राशि में बैठ गया, कर्क राशि में बैठ गया, ठीक ओके, है। ठीक। अब उसमें भी ये होगा कि मान के चलिए कि मंगल मकर में उच्च के होते हैं, जी। वही मकर राशि जो है आपके हम्म चौथे भाव में चले जाए, हम्म तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की कुंडली को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसमेंट में जो है वहां पर 4 नंबर का भाव है। ओके। राशि मैंने आपको बताया ना कि राशि आपको जी। इन्वायरमेंट देती है, एटमोस्फियर देती है, हम्म। लेकिन बेसमेंट बेस क्या है उसका, जैसे बिल्डिंग बनाने का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो बिल्डिंग बन रही है उसका जो बेस है हम्म। वो आपका भाव ही है। ओके। तो आप उस भाव को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि मंगल की डायरेक्शनल फोर्स खत्म होगी, क्योंकि मंगल क्या होता है, दक्षिण दिशा में मजबूत होता है। तो वो यस। अपने से 180 डिग्री के जगह पर चला गया। ओके। राशि तो मिल गई उसको मकर, हम्म इन्वायरमेंट तो उसको बड़ा अच्छा मिल गया घर में। अब क्या है कि मकर क्या है, मकर राशि जो है वो फ्री हिट्स की है, जैसे आपने क्रिकेट का मैच में देखा होगा, फ्री हिट मिल जाती है, हम्म जहां मारना वहां मार लीजिए आप। हम्म। लेकिन वो उसको इन्वायरमेंट मिल गया आपको फ्री हिट का, लेकिन वहां नीचे बेस क्या है, नीच होने का, मतलब इन्वायरमेंट ना मिलने का। ओके ओके। ऐसी फील्डिंग मची, ऐसी फील्डिंग लगाई गई है, वो जहां भी फील्ड करे तो क्या चले जाएगा उसका, ओके। इतनी ताकत हो कि या तो बाउंड्री के पार करेगा। हम्म। तो इन्वायरमेंट नहीं मिला ना उसको, इन्वायरमेंट की वजह से उसको दिक्कत आ गई। ओके। तो ऐसे ही आप, ऐसे ही वो दसम में भी अगर चला गया तो वहां पर 4 नंबर की राशि आ गई। हम्म तो फिर मंगल को क्या है कि वो उसको तो काम करना है, लेकिन वहां ऑफिस में क्या एनवायरमेंट मिल रहा है उसको, होम की, घर की तरह। हम्म। और घर में उसको क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। कौन से काम, वो बर्तन धो रहा है घर में, पत्नी कह रही बर्तन धो ले, माँ बाप कह रहे बर्तन धो लो चलो। कुंवारा है तो भाई माँ की तबीयत खराब है, वो कह रहा है कि नौकरानी लगा सकते हैं, घर वाले कह रहे नहीं तुम वो सीखो कुछ काम। और वही ऑफिस में क्या इतना इतना कंफर्ट जोन मिल गया उसे, काम अपने परफॉर्मेंस देने का वही नहीं हो रहा है, क्योंकि राशि तो उसको घर जैसी मिल गई ना 4 नंबर की। हम्म मतलब डायरेक्शनल फोर्स है उसके पास, हम्म। डायरेक्शनल फोर्स 100% है, सूर्य और मंगल के पास डायरेक्शनल फोर्स है 10 नंबर के भाव में। लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिला। ऑफिस में क्या मिल रहा है कि वो सुबह जा रहा है तो ऑफिस में खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, अरे लोग कह रहे हैं बैठो आराम से शाम को चलते हैं। तो वो कह रहा है मुझे, मेरा काम है भागना, मेरा काम है लड़ना, मैं जब तक 10 लोगों से नहीं मिलूंगा, 10 लोगों के साथ नहीं टकराऊंगा, 10 अपनी एनर्जी कहीं खत्म नहीं करूंगा, तो मुझे मजा ही नहीं आएगा। तो इन्वायरमेंट नहीं मिला उसको। ओके। तो ये चीजें, क्योंकि हमको राशियों को भी देखना पड़ेगा, हमको भाव को भी देखना पड़ेगा, हमको बाद में जब नक्षत्र पढ़ेंगे तो नक्षत्रों को भी देखना पड़ेगा कि मंगल उस नक्षत्र में कंफर्टेबल है या नहीं है, तो तभी तो आपको एक्शन देंगे वो, तभी वो ठीक है। गाड़ी चलाएंगे। बट ठीक है, गाड़ी आपने दे दी उनको चलाने के लिए,
लेकिन वो ये तो देखेंगे ना गाड़ी मेरे हिसाब से चलेगी नहीं चलेगी, गाड़ी मेरे को मैं चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ। 800 वाले को आपने ऑडी दे दी, ऑडी वाले को 800 दे दी। तो बस यही यही है। ओके ओके। ठीक है। मंगल जो है आत्मविश्वास है, साहस है। और जिसका भी मंगल बहुत अच्छा है, मंगल लग्न में होगा, मेष राशि होगी, उसकी कमर पतली होगी, बॉडी जो है सिलेंड्री में होगी, 5'7" 5'8" के आसपास हाइट होगी उसकी। आर्मी वालों की तकरीबन ऐसी हाइट होती है ना, पुलिस आर्मी वालों की, ज़्यादा भी होते हैं लेकिन ऑन एवरेज 5'8" के आसपास आपको मिलेंगे। लेकिन पेट में चर्बी वगैरह आपको नहीं मिलेगी, मसल्स अच्छी होंगी उनकी, आंखें गोल होंगी, ये भी खास बात रखेगा जिनका मंगल होगा। और अगर 5वें भाव में भी अगर मंगल बैठे हैं तो बच्चे में दिक्कत पैदा करते हैं। अगर 5वां भाव भी कहीं ना कहीं से मंगल से अफ्लेक्टेड है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है, हर ग्रह की दृष्टियां होती है। अभी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इसको? है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। हाँ, 7वीं सबकी कॉमन होती है। 7वीं सबकी कॉमन होती है। हाँ, शनि की शायद मंगल मकर की की। चौथी और 8वीं, 4 और हाँ 8, हाँ। ये दो उनको एडिशनल हैं। तो चौथी दृष्टि मंगल की जो है वो थोड़ी सी खराब मानी जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव है। 7वीं दृष्टि सम है, तो सम में वो किसी की भी प्लेनेट की सम होगा तो एक चैलेंजेस तो उसके सामने होंगे, और उन चैलेंजेस को पार करना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा सामने पार्टनर है। ओके। लेकिन जो 8वीं दृष्टि है मंगल की, वो भी वैसे तो मंगल की तीनों दृष्टियां खराब मानी जाती है, लेकिन इतनी खराब नहीं है, क्योंकि वो वृश्चिक के उसमें गुण आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस आ जाते हैं। तो 8वीं दृष्टि को इस तरह से भी हम देख सकते हैं। जैसे शनिदेव की सबसे अच्छी दृष्टि 10वीं दृष्टि मानी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी का कर्म क्षेत्र देखना हो, किसी का भी शनिदेव जहां पर भी बैठे हैं, उसका मन कहां पर लगेगा, वो कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, वहां से 10वां देखना चाहिए। पार्टनर के लिए इसलिए कहा जाता है कि शुक्र से 7वां देखना चाहिए। तो अगर मंगल एफ्लेक्शन में है तो कान की बीमारी जोड़ देंगे, दांत की बीमारी, मसूड़े की बीमारी जोड़ देंगे। अगर अच्छे हैं तो आपने देखा होगा बहुत लोगों के जिनका शनि मंगल बहुत अच्छे होते हैं, उनके दांत बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, मसूड़े भी दिखेंगे उनके, लेकिन मसूड़े वो पूरे भरे हुए दिखेंगे सामने से, पकड़ के रखते हैं वो। इस तरह की चीजें मंगल के गुण में आती हैं। और मंगल जो है वो एक और चीज है कि अगर किसी का शुक्र मंगल और राहु होगा तो उसको पारिवारिक दिक्कतें अक्सर आती हैं, क्योंकि मंगल हमारे एनर्जी के कारक हैं, और इसीलिए मंगल को 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लग्न में अच्छा नहीं माना जाता है, 7वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, 8वें में अच्छा नहीं माना जाता है, और इसलिए चौथे भाव में भी। इसीलिए इस सीरीज में जो आते हैं ट्राइन में, 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में अगर मंगल हो तो उनको मांगलिक कहा जाता है। क्योंकि अगर वो 12वें भाव में मंगल है तो वो स्त्री पुरुष के संबंधों में दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि मंगल का क्या नेचर है कि उनको हर काम बहुत जल्दी करना है। अगर लग्न में है तो वही नेचर होगा, क्योंकि जल्दीबाजी, थोड़ा पेशेंस कम है, मारपीट भी करना। अगर मंगल शनि लग्न में है तो अक्सर मारपीट होती है। अगर पार्टनर मान के चलिए कि शनिदेव 7म लग्न में बैठे हुए हैं और उनका पार्टनर जो है वो 1 नंबर सामने राशि आ जाएगी, मेष राशि, और उसका लॉर्ड मंगल लग्न में गया हो, तो पति पत्नी में आपस में मारपीट होती है, हाथ चलते हैं, मतलब ये है हाथ चलते हैं, लड़ाइयाँ होती उस इस तरह की। फिर वो मंगल वही चौथे भाव में चले जाते हैं, इसको ही मांगलिक कहा जाता है, क्योंकि मंगल जो है वहाँ पर, क्योंकि एक सेनापति हैं, आर्मी के सोल्जर हैं, पुलिस वाले हैं, उनको आपने कमरे में बैठा दिया कि आप घर का काम करिए। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस वाले जो भर्ती होते हैं इस उम्मीद पे, आर्मी भर्ती इस उम्मीद पे होते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, लड़ाई करेंगे, गन चलाएंगे, लेकिन उनको सर्विस के लिए एज ए सर्वेंट अफसर्स के घर में डाल दिया जाता है, और तकरीबन उनकी आधी उम्र निकल जाती है इन सब कामों में। तो वो लोग आपको बहुत सारे ऐसे मंगल मिलेंगे, ये नीच का मंगल हो गया। मंगल यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह नीच का हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो घर का काम करने के लिए बना नहीं है। ठीक है, ये इसलिए मंगल यहाँ पर आपके मांगलिक हो गया, मांगलिक दोष मान लिया जाता है। फिर वही 7म भाव में वही पार्टनर के साथ जो मैंने आपको स्थिति बताई, तो वहाँ कलेश करेगा। और 8म भाव कष्ट का कारक है, हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें मंगल दे जाएंगे। 8म भाव में तो मंगल कहीं ना कहीं खून से जुड़ी चीजें या खून से जुड़ी बीमारियां मिल जाएंगी आपको। अब बता देता हूँ आपको मंगल दोष के, क्योंकि मंगल दोष को लेके बहुत सारा मार्केट में भ्रम है,
और मंगल दोष को लेके, क्योंकि आपके पास अक्सर जो कुंडलियाँ आएंगी वो मंगल दोष को लेके अक्सर लोग आपसे पूछेंगे। और क्योंकि मंगल दोष को हटाने के लिए या इन सब के लिए पैसा लोग खर्चा करते हैं, तो एक तरह से ये लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं कि आपका मंगल दोष है, आप ऐसा करिए वैसा करिए, अच्छा खासा पैसा कमा लिया जाता है। मंगल दोष का पहला नियम है कि अगर मंगल 28 डिग्री से पार हैं या 1 डिग्री से कम है, 28 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो मांगलिक दोष में नहीं आता है, क्योंकि मंगल ऑटोमेटिकली कमजोर हो गए। तो वो कहीं पर भी किसी कलेश के कारक नहीं। मंगल कलेश के भी कारक है ना, तो कलेश के लायक ही नहीं, क्योंकि 2 साल का बच्चा क्या कलेश करेगा, और या एक 90 साल का आदमी क्या कलेश करेगा, लड़ाई कर नहीं सकता, पावर खत्म हो गई। दूसरा, मंगल के साथ अगर गुरु बैठ जाए या मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। 28 साल के बाद मंगल का दोष प्रभावी नहीं रहता है, क्योंकि मंगल 28 डिग्री तक ही उच्च के रहते हैं। मंगल अपनी उच्च राशि या नीच राशि में बैठ जाए, अपनी उच्च राशि या नीच राशि में बैठ जाए तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर यही मंगल नवमास में अपनी उच्च और नीच राशि में बैठा हुआ हो तो भी मंगल दोष खत्म हो जाएगा। यह बहुत बेसिक है। शनिदेव को भी काउंट किया जाता है कि अगर शनिदेव 12, 1, 4, 7 और 8वें भाव में बैठे हों तो भी मंगल देव, मतलब मंगल का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। साउथ में दूसरे भाव को भी मंगल मांगलिक माना जाता है। हम उत्तर भारत में इनको नहीं मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मंगल को अगर दूसरे भाव में है तो उसको मांगलिक कहा है, क्योंकि घर का भाव है, वो परिवार का है, कुटुंब का है, तो कुटुंब के अंदर कलेश करा देंगे। तो ये मंगल के जो गुण हैं। एक और चीज है जिसको अक्सर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, ताप के कारक हैं, गर्मी के कारक हैं। ठीक है। जैसे शनि को लॉन्जेविटी के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि शनिदेव उम्र देते हैं, और अगर किसी की उम्र खत्म हो रही है तो शनिदेव को देखना चाहिए। शनिदेव के साथ साथ मंगल देव को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा साफ सूत्र है कि अगर किसी आदमी के शरीर में प्राण नहीं रहते हैं वो ठंडा हो जाता है, उसके शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है। तो लॉन्जेविटी के लिए आपको मंगल को भी काउंट करना होगा। तो अगर किसी आदमी की डेथ हो गई है और आप किसी का चार्ट देख रहे हैं, किसी ने कहा आपसे बताइए कि ये आदमी बचेगा नहीं बचेगा, तो शनिदेव के साथ साथ मंगल को भी वहां पर जोड़ देखिएगा कि उस वक्त कहीं मंगल कहीं एफ्लेक्शन में तो नहीं है। तो ये मंगल के लिए आपका देखा जाना चाहिए। मंगल हमारे आत्मविश्वास का भी, इसीलिए सेना और आर्मी में मंगल, जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है वो जाते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा होती है वो जाते हैं। और जैसे मैंने एक बार आपको बताया कि हरियाणा पंजाब के आपके लोग, आपको देखा ही होगा आपने, सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। आर्मी में जाते हैं। इसका कारण यही है, उनका मंगल मजबूत होना है। सूर्य मंगल का उनका पूरा प्रभाव उनके ऊपर है। इसीलिए आपने देखा वो गुजरात के लोग कम जाते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि शुक्र ज़्यादा उनका प्रभावी है। तो ये 2 ग्रहों को आज पढ़ाया है, आप इनको और देखिएगा। मैं आपको कुछ कारक इनके, हाँ, और जैसे मंगल के लिए ये भी कहा जाता है ना कि मंगल का जो लकड़ी है वो खैर की लकड़ी है, जिससे कत्था बनता है। हाँ। तो जैसे अगर आप खैर की पूजा करेंगे तो भी मंगल मजबूत हो जाएगा आपका। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, नरसिंह देवता हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा सतयुग में 4 ऐसे भगवान विष्णु के रूप हैं जो जानवरों के रूप में हैं, उसमें नरसिंह देवता भी हैं, नर और सिंह। इसीलिए मंगल के उपाय के लिए नरसिंह की पूजा की जाती है। अगर किसी का मंगल कमजोर हो, खराब हो, रिजल्ट ना दे रहे हों, तो वहाँ पर कार्तिकेय जी के साथ साथ आपको नरसिंह देवता की पूजा की जाती है, और वो बहुत जल्दी प्रभावी है। मैंने बहुत सारे लोगों पे ये प्रयोग करके देखा है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने स्पेशली राहु की रेमेडी बताई थी, सुअर को खाना खिलाने को लेके,
कि किसी का राहु अगर उनको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो शाम को खाना रखकर ज़्यादा खाना बनाएं। गर्मी के दिन हो तो बहुत और अच्छी बात है, खाना सड़ जाएगा बाहर रखे हुए, उस खाने को ले जाके सुबह सुबह सुअरों को अपने हाथ से खिलाएं, क्योंकि बरहा अवतार है भगवान विष्णु के। बरहा का मतलब सुअर। ऐसे ही मत्स्य वाला केतु के लिए, और कछुआ शनिदेव के लिए, और मंगल के लिए आपके नरसिंह देवता के। नरसिंह देव। तो ये आप अपने जो रेमेडी अब बताएं कभी किसी को, और इनको आप पढ़िएगा, मतलब बराह अवतार को पढ़िए आप कि बराह अवतार को लेके क्या क्या कहानियां हैं, और कूर्म को लेके क्या है, मतलब कछुए को लेके क्या है, मत्स्य को लेके क्या है, नरसिंह को लेके आपको तो बड़ा काम है ना कि होलिका, ये सब चीज़ों पे। तो अब आप इसको ये देखिएगा कि जिसको आप नर्सिंग की रेमेडी बताएंगे ना, उसका कहीं ना कहीं पर मंगल में, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी औरत होगी जो रिश्तेदार में बुआ या मौसी होगी जो उसको परेशान कर रही होगी, या उसने उसके घर में हो सकता है कि जादू टोना किया हो, या उसकी वो नुकसान पहुंचा रही हो। ये जो पुरानी कहानियां है ना इसलिए काम आती हैं। नैनिहाल से भी हो सकता है, पिता के कारण भी हो सकता है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो ये मंगल की बेसिक रेमेडी है। और मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये तीनों जो नक्षत्र हैं ये इनके स्वामी मंगल हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के आपका रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र है। जब नक्षत्रों की सीरीज में आएंगे तो इन नक्षत्रों की खूबियाँ, इनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं, इनसे जो पौराणिक कहानियाँ वो भी बताएंगे, तब आप उसे समझ पाएंगे कि क्या है। जिस प्रकार मंगल में मैंने आपसे कहा ना क्यूरियसिटी है, वैसे ही मृगशिरा एक नक्षत्र है मंगल का ही, मृग का सिर लिया हुआ इंसान जैसे मान के चलिए। कहते हैं ना कस्तूरी ढूंढता है मृग दुनिया जहान में, लेकिन उसके अंदर ही होती है। तो वो भटकाव मंगल के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और तुरंत वो डिसीजन लेने के बाद आधे घंटे के बाद उसको समझ में आएगा कि मैंने कुछ गलत फैसला कर लिया। ये मंगल वालों की, जिनका मंगल बहुत प्रोमिनेंट होता है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को आपको जरूर मिलेंगी। बाकी अभी 2 ही लोग हैं, सवाल पूछते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आज 2 ही ग्रहों को पढ़ाते हैं। हाँ, मंगल हमारे खून के कारक हैं। जैसे आपने ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं वो कहीं उसमें कहीं ना कहीं मंगल आपको जोड़ दिख जाएगा। कैंसर की बीमारियों में भी मंगल का बड़ा रोल है। आपने देखा होगा जिन लोगों को हर्पीज वगैरह होती है ना, उनका मंगल कहीं ना कहीं उस दौरान कहीं ना कहीं अफ्लेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि खून से जुड़ी बीमारी है। मंगल बुध से, और खून में क्योंकि वाटर भी होता है, तो इसलिए जब खून से जुड़ी बीमारियां आती हैं उसमें चंद्रमा भी एक कारक बनते हैं, क्योंकि पानी है। आरबीसीज जिनके कम होंगे उनका मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, कमजोर मंगल होगा उनका। ठीक है, अस्थि मज्जा जो बोलते हैं ना, बोन मैरो, उसके सबसे बड़े कारक मंगल है। क्योंकि जिनके बैंड, ये तो तुम तो अनादि जानते ही होगे कि जिनके मजबूत होते हैं वो दौड़ वगैरह उन सब में बड़े मजबूत होते हैं ना। तो वो है बोन मैरो, आरबीसी ऐसे ही आपस में कनेक्टेड हो गए तो। हाँ, जैसे दुष्कर्म आने के बाद मंगल की इसीलिए इफिशिएंसी खत्म हो जाती है कि वहाँ पर वो एक तो नीच के होने के बाद, दूसरा है घर में क्लेश, और वहाँ इमोशंस है, पानी है। तो आपने पानी के ऊपर आग डाल दी तो क्या आएगा रिजल्ट? पानी रह जाएगा, आग बुझ जाएगी, पानी आग बुझ जाएगी, सिर्फ भाप निकलेगी ना। भाप क्या होता है? भाप क्या है? हवा। गुस्सा है ना, फिर गुस्सा ही रहेगा उसका। आप पूछिए, आप कोई समझ में ना आया हो तो। जैसे आपने बताया सर कि मंगल उच्च या नीच राशि में बैठ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ, क्योंकि मंगल उच्च का हो गया ना, मतलब वो जैसे मंगल उच्च का क्या होगा, 28 डिग्री तक होगा। अब उसमें एक कंफर्ट जोन मिल गया वहां पर। नीच का मतलब हो गया वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। और अगर तुम, अरे मान के चलो तुम अपने घर में हो तो बहुत खुशी से रहोगे ना। अगर तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब हर चीज तुमको मिल जाए
तुम खुशी के साथ रहोगे। सही है। अगर तुम दूसरे घर में चले गए जो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम वहां क्या क्या करोगे? वहां तुम्हारा को परफॉर्मेंस किस तरह का होगा? नहीं होगा। अगर तुम कोई दुश्मन है तुम्हारा, उसके घर में तुम चले गए, इनवाइट तुमको किया गया हो, तो वहां क्या बेमन से रहोगे? पर ठीक है यार, क्या करना है। कोई किसी को मार भी रहा होगा तो तुम्हारे अंदर जोश भी होगा ना कि चलो बीच में छुड़ा दूं, तुम छुड़ाने नहीं जाओगे। लेकिन अपने घर में तुम्हारा कोई आदमी आएगा ऐसा जो लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तुम चार मुक्के मार भी दोगे उसको, तो कंफर्ट है। सही। क्योंकि हम जो बेसिक है ना वो एस्ट्रोलॉजी में, मतलब वो अगर आप उसको उन टिपिकल वर्ड्स में जाएंगे तो आप कभी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएंगे, आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा। मैंने कल किसी एस्ट्रोलॉजर से ऐसी मेरा डिस्कशन, मतलब वो उन्होंने यूट्यूब में वीडियो भेजा था, तो उन्होंने 4 कारण बताए थे कि 4 सूत्र बताए थे उन्होंने जो पराशरी के सूत्र हैं, पराशर ऋषि के दिए गए बीपीएचएस से। तो 3 में तो मैं सहमत था क्योंकि मुझे तीनों में लॉजिक मिला, लेकिन चौथे में लॉजिक नहीं मिला मुझको। तो क्योंकि मेरा मंगल है, मेरा मंगल 3rd हाउस में, सही। तो मुझे लॉजिक चाहिए किसी को समझाने के लिए। क्योंकि तीसरा भाव ना, हम अगर हम बच्चे से आगे की तरफ जाते हैं तो हमारा जो तीसरा भाव होता है वो हमारा ब्रेन डेवलप का भी होता है। वो बुद्ध है ना, तो ब्रेन जो होता है हमारा डेवलपिंग फेज में होता है। बच्चों के साथ हम रहते हैं, अपने साथ के स्कूल के लोगों के साथ रहते हैं, तभी तो हम लॉजिकली लोगों से बातचीत करते हैं ना, तर्क वितर्क तभी तो करते हैं। तो वो इसीलिए 3rd हाउस में, तो हमको लॉजिक चाहिए। तो मैंने उनसे लॉजिक पूछा तो उन्होंने लॉजिक नहीं बताया। तो ये क्या है, ये मंगल का गुण है। तो उन्होंने कमेंट लिखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय एंटायर वीडियो श्रीमान। हाँ श्रीमान हमको आप इतना आपने बताया तो आप कभी इसमें भी वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल जरूर बनाऊंगा वीडियो, लेकिन वो तर्क देना बहुत जरूरी है। तो मंगल के पास क्या, उसको तर्क आप देंगे तो वो काम करेगा। तो इसीलिए वैदिक ज्योतिष में आप तर्क लीजिए। हमें लग रहा है विधि जी की भी कुंडली जो वृश्चिक वाली है लग्न में। नहीं वृश्चिक कुंडली तो नहीं है मेरी। नहीं है तो ऐसा क्यों लगा अनादि तुम्हें? हमें लगा सिर्फ मंगल वाले ही बचे हैं ना अभी बात करते। विधि का टॉरस से कहीं ना कहीं मतलब होगा, वृषभ राशि से कहीं ना कहीं मतलब होगा विधि का। हाँ नहीं, मैंने लॉजिक पूछा तो आपकी बात तो जस्टिफाई हो गई, मेरी वृश्चिक की कुंडली है लग्न में। हाँ तो तभी तो मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों है लॉजिकल। तो वो लॉजिक आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उसके पीछे भागिए, काम नहीं होगा। हाँ क्योंकि आपको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना होगा। क्योंकि जितने भी सूत्र हमको दिए गए संस्कृत में, उसका हर आदमी ने अपने बुद्धि विवेक और अपने ज्ञान के अनुसार से उसने इंटरप्रेट किया है। तो जब तक आपके एक नई इंटरप्रिटेशन थ्योरी नहीं निकलेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका भी दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। जी। तो जैसे बुद्ध का कारक कौन है, मतलब हरा रंग है ना बुद्ध का, तो पान आता है, इसलिए कहा जाता है कि आप पान खाइए। अगर आपका किसी का बुद्ध कमजोर है तो आप पान खाइए। तो मैं किसी के यहाँ बैठा था तो उन्होंने पान का जिक्र किया, तो उन्होंने एक पान होता है वो सीधे मुंह में जाके मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट पान, अगर वो पान मेल्ट होता तो क्यों होता है? मैं उनसे तर्क वितर्क कर रहा था। तो मैंने कहा कि इसीलिए हो सकता है क्योंकि बुद्ध जो है वो नपुंसक ग्रह, स्त्री नपुंसक ग्रह है, शनि जो है वो पुरुष नपुंसक ग्रह है। तो नपुंसक का मतलब है कि जो नॉन फर्टाइल हो, जो जल्दी पिघल जाए। मंगल, इसीलिए मंगल को बुद्ध दुश्मन मानता है। मंगल को बुद्ध दुश्मन, ठीक है। अब क्या है कि जब जो नपुंसक होगा उसके अंदर वो मंगल की एनर्जी नहीं होगी, प्रोजनी की एनर्जी नहीं होगी ना। तो मंगल क्या प्रोजनी का कारक है। अगर आप तुम खाने से लेके उसको पचाने से लेके और पूरे हार्मोनल सिस्टम को समझो कि सीमेंस का सबसे बड़ा जो वो है वो मंगल ही है। खून से बनता है ना, तो एनर्जी है उसमें, वो प्रोजनी दे रहा है। तो मंगल क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, अपने आप को बदलाव करके एक नई एनर्जी, नई चीज डेवलप कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है चीजों को, एक नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा है। बुद्ध के अंदर वो नहीं है। तो उन्होंने मेल्ट क्यों कहा? उन्होंने कहा वो 3 से 4 सेकंड, उन्होंने कहा वो पान ऐसा है कि बस मुंह रखियो मेल्ट हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि जब मुंह बंद करेंगे तो हमारे मुंह में भाप आएगी, शरीर की गर्मी होगी, तो ऑटोमेटिकली मेल्ट होगा वो। कोई इसमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनके सामने क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैंने उनके सामने एक तर्क रखा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। जब तक वो दूसरा जवाब ना मिले मुझको, क्योंकि वो बुद्ध है ना, बुद्ध मंगल के प्रभाव में आके पिघल गया। सही है। मंगल क्या है, अग्नि है, और ये क्या है, वायु तत्व है। मिथुन का मंगल मान लीजिए, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का है।
तो अब आ के प्रभाव में अगर बुध आया तो क्या होगा, हवा फैलेगी, आग फैलेगी, तो वो जी किसको जलाएगी सबसे पहले, मतलब वो फैलेगी तो जलाएगी ना, वो कहीं ना कहीं उस प्रभाव में आके ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा। आग यही तो करती है, इसलिए तो जलती है आग, क्योंकि ऑक्सीजन को खत्म करती है। ऑक्सीजन से ही तो आग जलती है ना, ऑक्सीजन ना हो तो कौन कैसे जलेगी आग। सही है। तो उसके टच में आने पे वो कहीं नहीं होगा, वो पान जो है मेल्ट हो गया। तो आपको उसमें लॉजिक देने पड़ेंगे। मैं उन्हीं से तर्क वितर्क कर रहा था, मतलब जो कल वाले से जो उन्होंने कहा, एक तर्क दिया उन्होंने अपने से चौथे पे। तो जब उन्होंने एक तर्क दिया कि कोई भी ग्रह उच्च का हो, जैसे मालवी योग तो यही है ना हम लोगों का, जो उच्च का ग्रह पे, एक तो उच्च का ग्रह होगा, स्वराशि के 2 ग्रह होंगे उच्च का। गुरु के लिए कौन उच्च का है, गुरु के लिए धनु उच्च का है, मंगल के लिए मेष उच्च का है, ठीक है, शनि के लिए कुंभ उच्च का है, बुद्धि के लिए कन्या उच्च का है, शुक्र के लिए तुला उच्च का है, ठीक है, चंद्रमा के लिए आपका उच्च राशि है टॉरस है, नहीं हाँ टॉरस है वैसा। सूर्य के लिए उच्च राशि मंगल की है। तो अब ये कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा होगा, वो अपने से चौथे में जो भी राशि है या जो भी वहां पर ग्रह बैठा हुआ है उसको एक्टिवेट करेगा और उसको भी अपने जैसे ही उच्च जैसा बना देगा। ये उन्होंने तर्क दिया। तो मैंने उनसे तर्क पूछा, तो बाद में जब मैंने अपना दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो जिनसे मेरी गुरु से बात हो रही थी उन्होंने फिर मुझको बताया कि जो चौथे भाव में अगर शनि बैठे हैं तो उस आदमी को लाइफ में बड़ी ग्रोथ मिलती है और उसकी पत्नी भी उसको एक्सेप्ट करती है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जो भी औरतें होती है वो भी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर मुझे समझ में आया कि जैसे अक्सर आपको जब एग्जाम्पल आप देना, मतलब आपको चार्ट आपके पास रटे होने चाहिए बड़े बड़े लोगों के, वो चाहे महात्मा गांधी के हो, चाहे वो नेहरू के हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के हो, इंदिरा गांधी के हो, संजय गांधी के हो। तो इससे क्या होगा, इन कुंडली से जो कोरिलेट करेंगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने हिटलर के कुंडली, क्योंकि हिटलर का भी चौथे भाव में शनिदेव है, तो हिटलर कहाँ पैदा हुए, ऑस्ट्रिया में, और राजा मतलब एक तरह से शासक कहाँ के बने, जर्मनी के। तो ये कहा जाता है कि चौथे भाव में अगर शनि बैठे हो या दूसरे भाव में शनि बैठे हो तो आदमी को अपना परिवार छोड़ देना चाहिए, अपना होम टाउन, होम स्टेट या जो पुश्तैनी मकान, क्योंकि चौथा भाव हमारे घर का भी है, होम अपना पुश्तैनी घर जो पिता का बनाया हुआ, दादा का बनाया, उसको भी छोड़ देना चाहिए, और दूसरे भाव में बैठे हैं उसको भी घर छोड़ देना चाहिए। तो उसको लाइफ में बड़ी ग्रोथ मिलती है। धीरू भाई अंबानी के 2nd हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं और हिटलर के 4th हाउस में। तो अब क्या है कि हिटलर की शादी और हिटलर की गर्लफ्रेंड, ये दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। तो अब आपको कॉम्बिनेशन मिला ना। तो एक चार्ट ऐसा है, अब हिटलर का तो 7वें भाव का स्वामी भी 10वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शनि का कहीं कॉम्बिनेशन बनता है उनमें। तो आपको ऐसे चार्ट जो हैं वो अक्सर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लॉजिक को मजबूत करने के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं भैया कि चंद्रमा अगर अकेला होता है तो ज्यादा दिक्कत पैदा करता है आसपास में ग्रह? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफर करता हूँ। ये बेसिकली क्लासिक में लिखा गया है, उसको केमद्रुम योग आ गया वहां पर, केमद्रुम ना आगे ना पीछे। तो चंद्रमा हमारा मन का कारक है, मन को हमेशा क्या चाहिए, इमोशंस क्या, जैसे मान के चलिए तुम्हारा दिल टूट जाए किसी लड़की से, एग्जाम्पल ना, इसको अन्यथा मत लेना। तो अब तुम क्या करोगे, तुमको उस वक्त क्या चाहिए, सपोर्ट का मतलब क्या है, जो तुमको ज्ञान दे, नहीं जो तुमको ज्ञान दे या तुमको इमोशनली सपोर्ट करे, वो क्या चाहिए तुमको, इमोशन चाहिए ना। तो इमोशंस वो कैसे मिल सकते हैं, या तो तुम मान के चलो कि शराब पीना शुरू कर दो, तुमको शराब में इमोशंस मिलेंगे, तुम किसी फोन में बतियाना शुरू कर दो, तुमको वहां से इमोशंस मिलेंगे, तुम्हें क्योंकि सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि केमद्रुम योग में चंद्रमा हो तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन यही केमद्रुम में अगर चंद्रमा मजबूत हो, उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, तो ऐसे आदमी, बहुत सारे ऐसे आदमी मिलेंगे जो सेल्फ मेड हैं,
जिन्होंने अपने बलबूते अपने आप को स्टेब्लिश किया है। हम्म, क्योंकि आपका मन जो है, हाँ यहीं पर अगर नीच का हो जाए, वृश्चिक की राशि आ जाए, हम्म। डिग्री वाइज कम हो जाए। अच्छा, तो जैसे मतलब मान लीजिए शराब जैसा कॉम्बिनेशन है, तो हम्म, अगर किसी का हम मान ले चंद्रमा के साथ में शुक्र है, तो शुक्र है, क्या हाँ। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो शराब की तरफ अट्रैक्ट नहीं, होगा जब ऐसा? तक जब तक सनी सनी देख, अगर वो पिएगा भी तो स्कॉच पिएगा बड़ा हाई हाई अच्छा, स्टैंडर्ड की। ठीक है। मतलब वो मान के चलो कि ब्लेंडर या नहीं, वो अगर पिएगा हाँ, तो नाले में सिवास। गिरने वाला नहीं, वो पिएगा बस अपना अलग, हाँ। हाँ मतलब सिवास पिएगा, वाइन पी सकता हम्म, है। हम्म। लेकिन अगर शनि से कहीं ना कहीं एफ्लेक्शन है, राहु से एफ्लेक्शन है, तो ठीक वो है। कुछ भी पी सकता है। अच्छा, शनि वो, और राहु चाहिए उसके हाँ, लिए, ठीक। क्योंकि शराब के अच्छा। कारक शनिदेव है, जी वो भी जो दोयम दर्जे की है। जी जी जी। शुक्र हमेशा स्टैंडर्ड चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बड़ी चीजें, महंगी चीजें। इसलिए ना ज्वेलरी इसीलिए महंगी है। हम्म। हीरा इसीलिए महंगा, सबसे महंगा कौन है? हीरा ही तो है। हम्म। तो वो सब महंगी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और लोहा शनिदेव, जी, जिसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, वो देख लो तुम। लोहा है, हाँ, ये हाँ, सब है। तो जमीन से, तेल है। हाँ जमीन से नीचे की चीजें हैं ना। हम्म। मतलब किसी भी कीमत, छोटी से छोटी कीमत पर भी ला सकते हो ना। जी जी तो जी। इसलिए, सही है। हाँ, क्योंकि इन तत्वों को भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि बाद में पढ़ाएंगे सब हम्म चीज़ों को, कौन कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। जैसे सूर्य और जब राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, जो सीसा है ना, सीसा। किसका? गुरु का, राहु का? नहीं, सूर्य हाँ, और राहु का। राहु का, ठीक ठीक। तो वो जो शीशा होगा, जितना तुम, बहुत डिजाइनदार शीशे नहीं होते जो बहुत एंटीक टाइप के शीशे होते हैं, जो घरों हाँ में लोग हाँ लगाते हैं, हाँ। बड़े लोग, क्योंकि राहु और सूर्यदेव दोनों राजा हैं। अच्छा। और जो डिजाइनदार शीशे मिलेंगे तुमको, वो क्या होता है, एक तरह से मुकुट टाइप की चीज है ना, मुकुट में तुमने डिजाइन देखा होगा। जी जी जी। तो जितने भी हाई स्टैंडर्ड के, जो महंगे महंगे, मतलब 20,000, 25,000, 50,000 के जो लोग घरों में शीशे लगवाते हैं बड़े बड़े, वो कहीं ना कहीं पर या राहु और सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन बनता है उसमें। नक्काशी है ना, क्रिएटिविटी, हम्म हाई स्टैंडर्ड है। हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन आप धीरे धीरे समझेंगे। और जी। जैसे सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कहीं पर किसी के 12th हाउस में, हाँ। तो वहां पर उसके, जिनको चश्मे की प्रॉब्लम होती है, उनका लेफ्ट साइड की आंखों में दिक्कत आती है। और अगर एफ्लेक्शन में आ गए, शनि के एफ्लेक्शन में आ गए, मंगल के एफ्लेक्शन में आ गए, तो ऐसे लोग नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार भी हो जाते हैं। हम्म अगर लेफ्ट राइट साइड है तो फिर राइट आइज, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आइज। हम्म। क्योंकि सूर्य जहां पर भी बैठेंगे वहां जला देंगे। दो ग्रह ऐसे हैं जो जहां बैठेंगे वहां छेद कर देते हैं, और उसमें शनिदेव ऐसे हैं जहां बैठे होते हैं उस घर को मजबूत कर देते हैं। अच्छा। तभी तभी सातवें भाव में शनिदेव को अच्छा माना गया है, क्योंकि फैमिली लाइफ आपकी स्टेबल हो जाती है। और वही गुरु बैठ जाएंगे तो क्लेश करा देते हैं। सूर्य बैठ जाता है तो क्लेश करा जाते हैं, ससुर या पिता से कहीं ना कहीं पर क्लेश हो जाता है। हम्म तो क्या जला देते हैं, उनके अंदर ताप बहुत है ना। और गुरु के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपने दिए के नीचे देखेंगे कभी आपको उजाला नहीं मिलेगा, लेकिन दिया दुनिया में उजाला करता रहता है। तो अपने घर में दिक्कत करेगा। अपने घर में दिक्कत कर देता है। गुरु जहां बैठे होते हैं उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, गुरु की दृष्टि तो सबसे अच्छी है। तो वो बता रहा कि वो जो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चौथे से चौथा, तो उनके पास लॉजिक नहीं था चीजों के लिए। ऐसे तो भावाल भावन के नियम लगा लेंगे ना, कि शनिदेव से 10वां, सप्तम से 7वां, चौथे से चौथा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। हम्म। तो फिर क्या उसमें हुआ? सही। तो लॉजिक बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के लिए। जी। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है। और कल फिर आगे के 4 से 5 ग्रहों को हम डिस्कस करेंगे। और हम्म। अभी मैं आपको कुछ ग्रहों के तत्व वगैरह भेज दूंगा, और एक सिंबल आपको भेजने हैं। जी। तो ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप सिंबल देखिएगा, सिंबल को एनालिसिस करिएगा अपने हिसाब से। ठीक कि जैसे मकर है ना, तो मकर का पूरा मकर नहीं है, मकर के आगे से जो है उसने एक हिरन या भेड़ को पकड़ रखा है, हिरन जैसा ही हो सिंबल। है। तो उनको एनालिसिस करिएगा अपने हिसाब से। जी। तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उसमें, देखने को मिलेंगी, हाँ ऐसा भी है।
तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक फिर कल मुलाकात होगी 7 बजे। ठीक है तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।